कैसे हुआ डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म। दोस्तों, क्या सच में केवल एक उल्कापिंड के गिरने से उन डायनासोर्स का अंत हो गया जिन्होंने इस पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक राज किया, या फिर डायनासोर्स ने खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दिया? और जब उस उल्कापिंड ने पृथ्वी पर पूरे जीवन को नष्ट कर दिया, तो फिर कैसे पृथ्वी पर फिर से जीवन की उत्पत्ति हुई? और यदि आज डायनासोर्स जिंदा होते तो पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार का होता, बताएंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जहां हम रह रहे हैं, उस जगह पर केवल डायनासोर्स का राज था। इन डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियां पृथ्वी पर रहती थी। उनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी, कुछ मांसाहारी प्रवृत्ति के थे। इन डायनासोर्स ने कई करोड़ों सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह से टकराया, जिसने पृथ्वी पर मौजूद जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस महाप्रलय की चपेट में आने वाली प्रजाति में डायनासोर की संख्या सबसे ज्यादा थी, या फिर ये कहें कि डायनासोर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। कितना भयानक रहा होगा वो मंजर जिसने पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों की संख्या में डायनासोर की पूरी प्रजाति को नष्ट कर दिया। स्टेरॉयड के पृथ्वी पर टकराने के बाद पृथ्वी का वातावरण किसी भी प्रकार के जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। तो फिर कैसे पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत हुई? डायनासोर के अंत के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद इन विशालकाय जीवों ने खुद ही एक दूसरे को मार दिया। लेकिन यदि ऐसा हुआ होता तो कोई ना कोई डायनासोर तो जीवित बचा ही होता, इसलिए इस थ्योरी को ज्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता। दोस्तों, तो बात करते हैं उस दिन की जब वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। इस एस्टेरॉयड की लंबाई और चौड़ाई 10 किलोमीटर के लगभग थी। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया, इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर से भी अधिक हो गई। इस एस्टेरॉयड से इतनी ज्यादा गर्मी निकल रही थी कि पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर्स इसे देख भी नहीं पा रहे थे। वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। और जब यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरा तो वहां पर 200 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया। इस भयंकर टकराव से 35,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा ऊर्जा निकली। इतनी ज्यादा थी कि यदि 10 हाइड्रोजन बम को एक साथ विस्फोट कर दें तो शायद इतनी ऊर्जा निकले। ये ऊर्जा सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा थी। इस एस्टेरॉयड का प्रभाव हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से भी 10 अरब गुना ज्यादा था। अब क्योंकि डायनासोर्स तो पूरी पृथ्वी पर मौजूद थे, तो आखिर केवल कैसे एक स्थान पर गिरे एस्टेरॉयड से पूरी तरह नष्ट हो गए? दोस्तों, जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, उसी समय उसके 25 किलोमीटर की रेडियस में मौजूद सभी जीव पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस एस्टेरॉयड की टक्कर इतने भयंकर थी कि पृथ्वी पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होने लगी। ये भूकंप तरंगें इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इनकी तीव्रता 12 रिक्टर स्केल से भी ज्यादा थी। इसकी तीव्रता से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये भूकंप कितना खतरनाक रहा होगा। इस भूकंप के कारण समुद्र में भयंकर सुनामी लहरें आने लगी और पृथ्वी के कोर में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ और उच्च घनत्व वाले पदार्थ बाहर निकलने लगे, जिससे कि कई जगह ज्वालामुखियों का निर्माण होने लगा। समुद्र की इन विशालकाय सुनामियों ने पृथ्वी पर मौजूद जीवन को नष्ट करना शुरू कर दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों और लावा के कारण पूरी पृथ्वी पर रेडिएशन फैलने लगी। पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर्स इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिससे एक एक करके उनकी मृत्यु होने लगी। डायनासोर्स में कुछ डायनासोर उड़ने वाले भी थे। वो धरती पर इस महाप्रलय से तो बच गए, लेकिन जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था तो पृथ्वी से करोड़ों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई थी, जो बाद में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वापस पत्थरों के रूप में बरसने लगी। पृथ्वी की गर्मी के कारण ये पत्थर एक आग के गोले की तरह पृथ्वी पर गिर रहे थे, और इस आग के गोलों की बरसात में इन उड़ने वाले डायनासोरों का भी अंत हो गया। इस महाप्रलय के बाद भी डायनासोर्स की कुछ प्रजातियां शायद सुरक्षित बच जाती, लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही सोच रखा था। इस टकराव के कारण पृथ्वी पर पूरी तरह से धूल के बादल छाने लगे, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में ले लिया। ये धूल के बादल इतने ज्यादा मोटे थे कि सूरज की किरणें भी इन धूल के बादलों को पार नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरे ने अपना राज जमा लिया। पृथ्वी की हवाएं सांस लेने के लायक भी नहीं बची थी।
पृथ्वी पर रेडिएशन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा था। बचे हुए डायनासोर्स के लिए इस गर्मी को बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन था और इस महाप्रलय में बचने के बाद भी इस भारी गर्मी के कारण बचे हुए डायनासोर्स का भी अंत हो गया। लेकिन डायनासोर्स का अंत पृथ्वी पर एक नए जीवन की शुरुआत था। पृथ्वी पर डायनासोर्स के अलावा एक और प्रजाति मौजूद थी जो इस महाप्रलय से बच गई थी और इसी प्रजाति से आगे चलकर हम इंसानों का विकास हुआ। तो आखिर कौन सी थी वो प्रजाति? दोस्तों, इस महाप्रलय में वही जीव बच पाए जो पृथ्वी के अंदर छुप गए थे और ये जीव थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। डायनासोर्स और स्तनधारी जीवों में सबसे बड़ा अंतर ये था कि डायनासोर अंडे देते थे लेकिन स्तनधारी जीव बच्चे पैदा करते थे। इस महाप्रलय में पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था, जो किसी भी प्रकार के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण फिर से पहले की तरह सामान्य होने लगा। पृथ्वी पर मौजूद इन स्तनधारी जीवों के शरीर में वातावरण के अनुकूल परिवर्तन होने लगे। ये स्तनधारी जीव अपने क्रियाकलापों के कारण धीरे धीरे बंदरों के रूप में बदलने लगे। लेकिन अभी इन्हें इंसान बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना था। पृथ्वी की बनावट पर भी लगातार परिवर्तन हो रहे थे। आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले हम जिस भूभाग पर बैठे हैं वो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, जो टूटकर एशिया महाद्वीप में जुड़ गया और जिसके कारण दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आगे चलकर इसी हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियों का निर्माण हुआ, जो आज दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को पीने का पानी मुहैया करवा रही है। इंसानों के सबसे प्राचीन पूर्वज पियरोला ये बंदरों की तरह ही थे, लेकिन ये एक डाल से दूसरी डाल पर कूद नहीं पाते थे क्योंकि इनका वजन काफी ज्यादा हुआ करता था। अपने इसी वजनी शरीर के कारण इन्होंने टहनियों की सहायता से अपने दोनों पैरों पर खड़े होने की कला विकसित की। पूर्व में ये सभी अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते थे, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। यहाँ सहारा मरुस्थल बन जाने के कारण खाने और पीने की समस्या उत्पन्न होने लगी और खाने व पीने की खोज इन जीवों को पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में ले गई और खाने की इसी खोज में इन जीवों में 2 पैरों से चलने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। बंदरों से चिंपैंजी और कई प्रकार के जीवों में परिवर्तित होने लगे, जिनका स्ट्रक्चर आज मनुष्यों से मिलता है। इसके बाद ये शिकार करके भोजन करने लगे। दूसरे जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने पत्थरों और हड्डियों के हथियार भी बना लिए। धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने समूह में रहना और एक दूसरे से संपर्क करने के लिए भाषा का निर्माण किया। इसके बाद इन लोगों ने आग की खोज की और अब अच्छे खासे मांस की जगह उसे पकाकर खाने लगे। धीरे धीरे इनका दिमाग और ज्यादा विकसित हो गया और आज के इंसान का निर्माण हुआ, जिन्होंने धीरे धीरे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आज के विकास को प्राप्त कर लिया। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि यदि इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है तो फिर आज के बंदर इंसानों के रूप में क्यों नहीं बदल पा रहे? दोस्तों, ये बात पूरी तरह से गलत है कि हमारा विकास पूरी तरह से चिंपैंजी या फिर बंदरों से हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा डीएनए इन जीवों से मैच जरूर करता है। खाने और पीने की खोज में जब हमारे पूर्वज अलग अलग जगहों पर गए, जिनका वास्तविक स्ट्रक्चर कैसा था इसकी जानकारी हमें नहीं है। अलग अलग जगहों पर रहने और उन जगहों के वातावरण और वहां मौजूद खाने पीने के सामान के कारण उनमें उसके अनुरूप ही परिवर्तन होते चले गए। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी या बंदर रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार एक पेड़ जिसकी जड़ एक ही होती है लेकिन उसकी शाखाएं अलग अलग होती है, उसी तरह मानव विकास क्रम में भी हम उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी अलग होते गए और अपने आप को आज के स्वरूप में बदल लिया, जबकि चिंपैंजी और बंदर आज भी उसी रूप में मौजूद है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताइए और हमारी मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।